हेलो बच्चों, मसाल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपके रॉक्स का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने डिटेल्स में स्टडी करी थी कि रॉक्स क्या होती है, जिसमें आपके काफी टाइप थे, जैसे इग्नियस रॉक्स, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, आपकी और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। इन सारे चीजों के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा था। जो भी आपकी इससे रिलेटेड थ्योरी थी वो हमने सारी की सारी सॉर्ट आउट करी थी। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्लियर? आज का जो टॉपिक है वो है आपका वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो हेडिंग डालिए, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय। क्लियर? अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ने से पहले, चट्टानों का अपक्षय पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि वेदरिंग क्या होती है। क्लियर? तो वेदरिंग क्या होती है, तो हेडिंग डालिए आप, वेदरिंग अपक्षय। तो जो आपका अपक्षय होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? आपके अपघटन एवं विघटन का। आपका जो अपक्षय है वो एक कॉम्बिनेशन होता है आपके विघटन एवं अपघटन का। अब विघटन एवं अपघटन किसका? आपके रॉक्स और मिनरल्स का। किसका? रॉक्स और मिनरल्स का। क्लियर? तभी जाके किसका निर्माण होगा? सॉइल का निर्माण होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया सभी को? तो अपक्षय सम्मिलित रूप से, अपक्षय सम्मिलित रूप से विघटन एवं अपघटन है किसका? आपके मिनरल्स एवं रॉक्स का। क्लियर? तो लिखिए आगे, अपक्षय सम्मिलित रूप से, अपक्षय सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से चट्टानों एवं खनिजों का अपघटन एवं विघटन है। क्लियर? देखिए आगे, वेदरिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ combination of disintegration integration and decomposition of rocks and minerals. Clear? Weathering is a combination of de-integration and decomposition of rocks and minerals. Clear? तो ये है आपकी वेदरिंग। अब हम आगे चलकर डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आपकी वेदरिंग्स के टाइप्स क्या होते हैं और उन टाइप्स को डिटेल से वन बाई अपन स्टडी करेंगे। क्लियर? तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि यूजी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी नए बच्चे हैं जो अभी फ्रेशर कॉलेज में आए हैं, तो उनको जो भी डाउट्स हैं वो डीएम करें, ताकि उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो यूजी लाइफ में। क्लियर? तो आपके नोट्स से रिलेटेड, आपके पुराने एग्जाम से रिलेटेड कोई सी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो वो मुझे डीएम करे अपने टेलीग्राम चैनल पर। मैं उनको पीडीएफ सारी की सारी अपलोड कर दूंगा। क्लियर? और अभी इंग्लिश मीडियम के बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं। आपके जेट आईसीआर के लिए जो फंडामेंटल्स जितनी भी आपकी कोर्स चलते हैं वो सारे के सारे हम इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां तक नोट कर लीजिए आप। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग।
टाइप्स ऑफ रॉक्स वेदरिंग। क्लियर? तो आपकी जो वेदरिंग के प्रकार हैं वो मोस्टली 3 प्रकार की वेदरिंग होती है। क्लियर? पहले आता है आपका सबसे पहले जो आता है आपका वो है फिजिकल। फिजिकल वेदरिंग। दूसरे नंबर पर आपका आता है केमिकल वेदरिंग। और थर्ड नंबर पर आता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग। एक एक करके अपन सारे के सारे पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए यहां तक। कर लिया? ठीक है। तो फिजिकल वेदरिंग के अंदर आपके टेम्परेचर हो गया, आपकी एयर होगी, आपके वाटर हो गए, आपके आइस हो गए, आपकी विंड हो गई, ये सारे के सारे किस में आते हैं? फिजिकल वेदरिंग के अंदर आते हैं। वेदरिंग का सीधा सा मतलब है कि जो भी रॉक्स और मिनरल्स के जो भी पार्ट है उनके बड़े बड़े पार्ट्स का छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना या एक स्थान से रिप्लेस होकर दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है? आपका वेदरिंग कहलाता है। क्लियर सा सीधा सा जो मीनिंग है वेदरिंग का वो है आपके सोइल और सॉरी आपके रॉक्स और मिनरल्स जो भी हैं उनके बड़े बड़े पार्ट्स का छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना या उनका एक स्थान से रिप्लेस होकर दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? आपका वेदरिंग कहलाता है। क्लियर यहां तक? अब हेडिंग डालिए आप फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग भौतिक अपक्ष। तो भौतिक अपक्ष में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? टेम्परेचर। क्लियर? तो टेम्परेचर के द्वारा वेदरिंग कैसे होती है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही टेम्परेचर फैक्टर करता है तो टेम्परेचर हाई होने पर क्या होता है? जो चट्टाने हैं उनके आयतन में क्या होता है? वृद्धि होती है। क्लियर? जैसे ही चट्टाने हीट होंगी, जैसे ही चट्टानों के अंदर हीट आएगी, उष्मा आएगी, तो उसका क्या होगा? साइज हल्का सा इंक्रीज होगा। और जैसे ही टेम्परेचर लो होगा तो वो साइज वापस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू। तो इसके थ्रू क्या होता है? जो उसके चट्टान के जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, उनके मध्य जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और वीक होकर वो धीरे धीरे टूटने लगेंगे और बड़े बड़े जो चट्टाने हैं, बड़े बड़े जो चट्टानों के कण हैं, वो छोटे छोटे चट्टानों में या छोटे छोटे कणों के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा? हीट आएगी अंदर, किसके अंदर? रॉक्स के अंदर, और उससे क्या होगा? उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे ही हीट कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, तो वापिस चट्टाने अपने नेचुरल फॉर्म में आएंगी, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएंगी। और ये प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है, प्रकुंचन संकुचन प्रकुंचन संकुचन। तो इसके द्वारा जो उसके पार्टिकल्स हैं उनके मध्य जो बॉन्डिंग है वो वीक होने लगेगी और धीरे धीरे बड़ी बड़ी चट्टाने छोटे छोटे कणों के अंदर टूटना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो लिखिए सबसे पहले आपका टेम्परेचर। तापमान, टेम्परेचर। क्लियर? तो लिखिए इसमें आप कम व अधिक तापमान के कारण क्रमशः कम व अधिक तापमान के कारण क्रमशः चट्टानों में कम व अधिक तापमान के कारण चट्टानों में क्रमशः प्रसार एवं
संकुचन की क्रिया के द्वारा चट्टानों के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बंध धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, जिससे चट्टानों के बड़े बड़े पिंड छोटे छोटे अणुओं के रूप में टूटने लगते हैं। क्लियर? कम व अधिक तापमान के कारण चट्टानों में क्रमशः प्रसार एवं संकुचन की क्रिया के दौरान उनके द्वारा चट्टानों के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बंध धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, जिससे चट्टानों के बड़े बड़े पिंड छोटे छोटे अणुओं के रूप में टूटने लगते हैं। क्लियर? लिख लिया? यहां तक लिखिए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वाटर। तो वाटर के थ्रू कैसे होता है मैं बता दूं आपको कि जैसे हाई रेनफॉल होता है, अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, जो बड़े बड़े चट्टानों के पिंड हैं वो तेज जल बहाव के साथ में आते हैं और आपसी घर्षण के कारण वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। क्लियर? तेज वर्षा के जल बहाव के कारण जो चट्टानों के बड़े बड़े पिंड हैं वो जल के साथ बहकर आते हैं और आपसी घर्षण के कारण धीरे धीरे छोटे छोटे अणुओं में टूटना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? लिखिए यहां तक। लिख लिया? आगे चलो। तो सेकंड नंबर पर है आपका वाटर, जल। क्लियर? तो लिखिए इसमें तेज जल बहाव के कारण तेज जल बहाव के कारण चट्टानों के बड़े बड़े पिंड जल के साथ बहने लगते हैं एवं आपसी घर्षण के कारण ये छोटे छोटे अणुओं में टूटने लगते हैं। क्लियर? तेज जल बहाव के कारण चट्टानों के बड़े बड़े पिंड जल के साथ बहने लगते हैं एवं आपसी घर्षण के कारण ये छोटे छोटे पिंडों में टूटना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? ये है आपका वाटर। जल के द्वारा किसे अपक्षय होता है या वेदरिंग होती है, तो वो तेज जल बहाव के कारण चट्टानों के बड़े बड़े पिंड जल के साथ बहने लगते हैं एवं आपसी घर्षण के कारण
एवं आपसी घर्षण के कारण ये छोटे छोटे पिंडों में या छोटे छोटे अणुओं में टूटना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर, लिख लीजिए यहां तक। उसके बाद में हम देखेंगे आपकी आइस, बर्फ, बर्फ के द्वारा कैसे वेदरिंग होती है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। लिख लिया, मिटा दो। ये आपके फर्स्ट चैप्टर की आज सेकेंड लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आज की और कल की क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद में लिखिए बर्फ। अब बर्फ के द्वारा कैसे वेदरिंग होगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे दो चट्टाने हैं, तो दोनों चट्टाने जो आपस में मिली हुई हैं, जो आपस में अटैच है, उनके मध्य क्या पाई जाती है, कहीं ना कहीं दरारें पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं क्या पाई जाती है, दरारें पाई जाती है। तो उन दरारों के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, वाटर भरा रहता है, जल भरा रहता है। तो उनके अंदर क्या भरा रहता है, जल। तो जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तो वो जल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे ही वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट होगा, तो जो चट्टान है उसके आयतन में लगभग 9% क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। क्लियर। तो वो चट्टानों का जो आयतन है वो लगभग 9% तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, तो वो बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो उसके जो उसका आयतन है उसमें वापस क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो जिसके कारण जो आपकी रॉक्स है, रॉक्स की जो बॉन्डिंग है, उनके मध्य जो बंध पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे चट्टाने क्या हो जाती हैं, टूटना स्टार्ट कर देती है। क्लियर। तो ये नोट कर लिया आपने। तो आगे लिखिए आप बर्फ। हाँ, क्या बताया मैंने आपको बर्फ के अंदर कि चट्टानों के मध्य पाई जाने वाली दरारों के मध्य में जल भरा रहता है, जो कम तापमान की स्थिति में बर्फ में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, जिससे चट्टानों के आयतन में लगभग 9% तक वृद्धि होती है। एवं तापमान बढ़ने पर आयतन में पुनः बदलाव आता है, जिसके कारण चट्टानों के मध्य पाए जाने वाले बंध कमजोर होकर धीरे धीरे टूटना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर।
चट्टानों के मध्य पाई जाने वाली दरारों के मध्य जल भरा रहता है, जो कम तापमान की स्थिति में बर्फ में बदल जाता है, जिससे चट्टानों के आयतन में लगभग 9% तक वृद्धि होती है एवं तापमान बढ़ने पर आयतन में पुनः बदलाव आता है, जिसके कारण चट्टानों के मध्य पाए जाने वाले बंध कमजोर होकर धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? आया यहां तक समझ में सभी को? आगे देखिए वायु, विंड, विंड के द्वारा कैसे होगा आपका अपक्ष। क्लियर? यहां तक नोट कर लीजिए आप। ये मिटा दूं। तो विंड में क्या होगा, आपकी जो रॉक्स है, जो आपकी जो चट्टाने हैं, तो उन चट्टानों के ऊपर जो हल्के कण पाए जाएंगे वो हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस प्रकार वायु के द्वारा आपकी क्या होगी, वेदरिंग होगी। क्लियर? तो लिखिए इसमें चट्टानों के हल्के कण वायु के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्लियर? चट्टानों के हल्के कण वायु के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार वायु के द्वारा आपकी क्या होती है, वेदरिंग होती है। क्लियर? तो आपकी फिजिकल वेदरिंग के जो भी पार्ट्स थे वो आपने सब कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपकी केमिकल वेदरिंग। क्या पढ़ेंगे हम? आपके केमिकल वेदरिंग। क्लियर? यहां तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग। लिख लिया? आगे चलिए। सेकंड नंबर पर हेडिंग डालिए आप, रासायनिक अपक्ष। रासायनिक अपक्ष, केमिकल वेदरिंग। क्लियर? तो केमिकल वेदरिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइड्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हाइड्रेशन, जल योजन। जल योजन का मतलब है सीधा सा कि जल का जुड़ना। केमिकल वेदरिंग का सीधा सा फंडामेंटल क्या है? केमिकल वेदरिंग का सीधा सा मतलब क्या है कि जो रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन है, जो रॉक्स का रासायनिक संगठन है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से क्या होगा, चेंजेस होंगे, किसी ना किसी प्रकार से क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसी परिवर्तन के कारण क्या होगा, उनकी बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? आई बात समझ में? केमिकल वेदरिंग का सीधा सा मतलब है कि जो चट्टानों का रासायनिक संगठन है, केमिकल जो उसका कंपोनेंट्स है, उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार से चेंजेस आना, और उसी चेंजेस के कारण क्या होगा, वो सारे के सारे उनके मध्य जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो आपका सबसे पहले लिखिए केमिकल वेदरिंग, और केमिकल वेदरिंग में सबसे पहले हेडिंग डालिए आप हाइड्रेशन, जल योजन। जल योजन, हाइड्रेशन। अब जल योजन या हाइड्रेशन क्या होता है? तो
धातुओं के अणुओं का जल के अणुओं के साथ जुड़कर नए धातु के अणु बनाना क्या कहलाता है? आपका जल योजन या हाइड्रेशन कहलाता है। लिखिए, धातुओं के अणुओं का जल के साथ जुड़कर नए अणु का निर्माण करना क्या कहलाता है? आपका हाइड्रेशन या जल योजन। धातुओं या अणुओं का जल के साथ जुड़कर नए अणु का निर्माण करना जल योजन कहलाता है। सीधा सा नाम से पता पड़ रहा है, जल योजन यानी ऐड होना, जल का ऐड होना। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद मिनरल्स एंड फॉर्म न्यू मिनरल्स। क्लियर? लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद मिनरल्स एंड formed new minerals। क्लियर? लिख लीजिए यहां तक। यह है आपका जल योजन। लिख लिया यहां तक? तो अब आगे लिखिए, रिएक्शन लिख लीजिए इसमें। CuSO4 प्लस H2O मिलकर क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O। क्लियर? .2H2O आपका कैल्शियम सल्फेट जल के साथ मिलकर क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा। और मिलकर किसका निर्माण कर देगा? जिप्सम का। क्लियर? इसके बाद में लिखिए आप जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होगा? जल का अणु टूटेगा और टूटने के बाद में वो जुड़ेगा। क्लियर? तो ये यहां तक लिख लीजिए आप। हाइड्रेशन या जल योजन का मतलब होता है धातुओं या अणुओं के साथ जल के अणु का जुड़ना एवं नए अणुओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? आपका जल योजन या हाइड्रेशन कहलाता है। सेकंड लिखिए जल अपघटन। सेकंड लिखिए आप जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, नाम से पता पड़ रहा है जल का अपघटन। तो मतलब जो भी जल के अणु हैं वो पहले टूटेंगे, फिर उसके बाद में किसी मिनरल से क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। क्लियर? तो लिखिए इसमें खनिजों का जल के हाइड्रोजन आयन तथा
हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ जुड़कर नए खनिजों का निर्माण करना क्या कहलाता है? आपका जल अपघटन कहलाता है। लिखिए, खनिजों का जल के अणुओं H+ तथा OH- आयन के साथ जुड़कर नए खनिजों का निर्माण करना जल अपघटन कहलाता है। जल अपघटन कहलाता है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, आपका जो H2O है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन के अंदर। क्लियर? ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आपका ऑर्थोक्लेज के साथ रिएक्शन करके ये किसका निर्माण करेगा? सिलिकेट क्ले का। किसका निर्माण करेगा? सिलिकेट क्ले का। क्लियर? तो ये है आपका ऑर्थोक्लेज। अब ये आपका H+ और OH- के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? आपका सिलिकेट क्ले। ये लिखिए, बैलेंस है। ये यहां से पोटेशियम क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। क्या हो गया आपका? पोटेशियम रिप्लेस हो गया। क्लियर? तो ये है आपका ऑर्थोक्लेज। आपका प्राइमरी मिनरल और ये है आपका सिलिकेट क्ले, आपका सेकेंडरी मिनरल। क्लियर? लिख लीजिए। लिखिए आगे। विलियन सॉल्यूशन। थर्ड नंबर पे लिखिए आप, क्या है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्यूशन के थ्रू कैसे वेदरिंग होगी? तो कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो जल के साथ घुलकर का चट्टानों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। क्लियर? तो लिखिए, कुछ खनिज जल के साथ घुलकर चट्टानों से अलग हो जाते हैं। जैसे NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो ये आगे चलकर क्या बना देगा? NaOH प्लस HCl। क्लियर? उसके बाद में लिखिए आप ऑक्सीकरण। उसके बाद में क्या लिखोगे आप? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन।
फोर्थ नंबर पे है आपका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या होगा कि आपके कुछ खनिज ऐसे हैं जो ऑक्सीकरण के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो लिखिए इसमें कुछ खनिज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। कुछ खनिज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। कुछ खनिज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उनकी घुलनशीलता एवं आयतन को बढ़ा देते हैं। लिखिए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उनकी घुलनशीलता एवं आयतन को बढ़ा देते हैं। क्लियर। उसके बाद में लिखिए इसमें मुख्यतः आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज तथा सल्फर युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण के द्वारा लिखिए मुख्यतः आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीज एवं मैग्नीशियम ऑक्सीकरण के द्वारा अपक्षयित होते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लिखिए, FeO प्लस O2 तो Fe2O3 क्लियर। किसका निर्माण हो गया, हेमेटाइट का। किसका निर्माण हुआ, हेमेटाइट का। क्लियर। ये हुआ आपका ऑक्सीकरण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिडक्शन, आपका अपचयन। यहां तक नोट कर लीजिए आप। लिखिए अब अपचयन। फिफ्थ नंबर पे लिखिए आप अपचयन। रिडक्शन। क्लियर। क्या लिखोगे, रिडक्शन या अपचयन।
तो अपचयन का सीधा सा मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का अलग होना। क्या होता है? ऑक्सीजन का अलग होना। क्लियर? तो लिखिए, खनिजों से ऑक्सीजन का अलग होना, खनिजों से ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। क्लियर? ऑक्सीजन का खनिजों से अलग होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। उसके बाद में लिखिए, अपचयन मुख्यतः अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अपचयन की जो रिएक्शन है वो मुख्यतः अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। एग्जाम्पल लिखिए, 2Fe2O3 आगे चलकर इसमें बदल जाएगी 4FeO प्लस O2 के अंदर। देखिए बैलेंस है नहीं है। 4 आयरन, ऑक्सीजन 6, 2 और ये 4, 6। क्लियर? उसके बाद में केमिकल वेदरिंग का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कार्बोनेशन या कार्बोनीकरण। क्लियर? तो कार्बोनीकरण में क्या होगा? CO2 का क्षार के साथ रिएक्शन होगी और कार्बनिक अम्ल का क्या होगा? निर्माण होगा। क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए आप यहां तक।